तो जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे देखेंगे और लगभग आज के इस वीडियो में 150 प्लस प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 100 से प्लस तो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलने ही वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो पे आपका जो पॉलिटिकल साइंस के जो 3 चैप्टर है ना, इंपॉर्टेंट जो 3 चैप्टर है वहां से हम लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं और बाकी के भी हम लोग धीरे धीरे हम लोग करवा देंगे ताकि आपके एग्जाम तक आपकी बड़ी अच्छे ढंग से तैयारी हो जाए। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आपका कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो देखिए, एक होता है वयस्क मताधिकार। अब वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है कि भारत के ऐसे नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं वो जो है चुनाव के लिए भागीदारी कर सकते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। तो जो न्यूनतम आयु सीमा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनका उम्र कितना है 18 वर्ष। लेकिन सभी लोग नहीं, कुछ कंडीशन में, जैसे अगर कोई पागल है तो वो वोट नहीं डाल सकता, अगर वो मानसिक रूप से वो विकलांग है तो वो नहीं डाल सकता, अगर वो दिवालिया है यानी कि पैसा ले लिया है और बैंक को चुका नहीं पा रहा है, या वो भारत का निवासी नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि देखो, एक होता है आपका वोट डालने का एज, मत देने का एज, यानी कि जब व्यक्ति मत देता है तो मत देने का एज तो 18 वर्ष है, लेकिन चुनाव में खड़े होने का जो न्यूनतम उम्र है ना वो 25 वर्ष है। चाहे आप कोई भी चुनाव पकड़ लो, चाहे आप नगर पालिका का, ग्राम पंचायत का, क्या बोलते हैं, राज्यसभा का या लोकसभा का, किसी का भी बात कर लो। तो प्रश्न क्या है आपका कि भारत में लोकसभा के उम्मीदवारों का न्यूनतम उम्र सीमा क्या होता है। यानी कि ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु 25 वर्ष होती है वो जो है चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाली की एक सूची प्रकाशित की जाती है जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जितने भी लोग हैं ना जो भी वोट डाल सकते हैं, जैसे आपके जो बड़े भैया हैं, आपके पापा हैं, जो भी वोट डाल सकते हैं, उन्होंने कभी भी वोटर लिस्ट के बारे में जरूर कहा है कि मेरा वोटर लिस्ट में ये नाम गलत है, मेरे वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है। तो जिन भी लोगों का उम्र 18 वर्ष से अधिक है और अगर उनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो उनके लिए एक सूची जारी किया जाता है चुनाव से पहले, जिसको मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। अब प्रश्न है कि लोकसभा, क्या भारत में लोकसभा के लिए कुल कितने निर्वाचित सीटें हैं। देखिए, अगर निर्वाचित सीटों का बात किया जाए, किसका मैं बात कर रहा हूं, निर्वाचित सीटों का बात किया जाए तो 543 है, यानी कि कुल जो सीटें हैं, कुल कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं। जिनमें से याद रखिएगा ये जो 543 जो सीटें हैं, कुल 543 सीटें हैं लोकसभा में, जिसमें से अगर बात किया जाए कि एससी जो कैटेगरी होते हैं उनके 47 सीटें हैं, एसटी जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके 84 सीटें हैं और एंग्लो इंडियन के जो है 2 सीटें हैं। ये बात याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों में इनमें से क्या कर सकती है। देखिए, करने वाली बात कहा गया, तो वो क्या कर सकती है, चुनाव आयोग के जो भी दिशा निर्देश है उसका पालन कर जो चुनाव प्रचार वो कर सकती है। और क्या नहीं कर सकती है, तो सबसे पहला चीज वो जो है मतदाता को घूस नहीं दे सकता, प्रलोभन नहीं दे सकता या धमकी उसको नहीं दे सकता। अगर आप किसी भी जो है ना अपने चुनावी अभियान के दौरान कोई भी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बात करते आगे। अगला है, लोकदल नायक पार्टी का गठन किसने किया था। तो चौधरी देवीलाल, किसने किया था, चौधरी देवीलाल ने लोकदल नामक पार्टी का गठन किया था। और याद रखिएगा 1987 को यही पार्टी था जिसने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी। तो ये अगला प्रश्न क्या है कि 1987 ईस्वी में विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी। तो लोकदल नामक पार्टी का सरकार बना था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, लोकतंत्र चुनावों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पे गलत का बात क्या रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, केवल कुछ पार्टियों को ही चुनाव में उतरने की आजादी, नए चुनाव का नियमित अंतराल से होना, चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से होना। भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें एक नहीं कई पार्टियों को चुनाव में लड़ने की आजादी है। आप स्वतंत्र रूप से भी चुनाव में भाग ले सकते हो, जिसको निर्दलीय पार्टी बोला गया है। तो यही बात जो है वो कथन गलत है, बाकी सभी के सभी क्या है यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता का मतलब देखोगे कि चुनाव में जब एक ही चुनाव में एक सीट के लिए
एक से ज्यादा लोग खड़े हों, तो उस समय देखोगे कि सभी लोग क्या करते हैं चुनाव से पहले अपने एक जो है आपका मैनिफेस्टो मोनोफेस्टो जो होता है वो रखता है। अभी मोनोफेस्टो होता है क्या है, तो घोषणा पत्र। क्या होता है, घोषणा पत्र, कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा, अगर मैं चुनाव जीत रहा हूं तो मैं ये करूंगा, ऐसे ऐसे कई कई सारे वादे किए जाते हैं। तो अब ये जब प्रतिद्वंदता होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता होती है, तो वो उसके लिए कौन सा चीजें गलत है। तो देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम लोग पहले सही चीजों को देखते हैं कि प्रतिद्वंदता से क्या होता है, तो पहला क्या होता है कि इससे पार्टी पॉलिसी की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। यानी कि पार्टी के द्वारा जो भी पॉलिसी दिया जाएगा, जो भी घोषणा किया जाएगा जनता के लिए, तो उसमें कई सारे चीजों में वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक आदमी, मान लो कि ए, बी और सी तीन आदमी अगर चुनाव में खड़ा है, तो ए अगर बोला मैं 5 किलो गेहूं दे दूं, तो बी अगर 5 किलो बोलेगा तो उसको वोट देगा नहीं, तो बी क्या बोलेगा कि मैं 6 किलो गेहूं दूंगा। अब सी जो होगा वो नहीं बोल सकता कि मैं 4 किलो गेहूं दूंगा, वो अगला एक बढ़ा के बोलेगा नहीं मैं 7 किलो गेहूं दूंगा। जैसे अभी झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर हुआ ना, सबसे पहले तो 1000 दिया जाता था। अब जब बीजेपी ने बोला कि मैं भी मैया सम्मान योजना शुरू करूंगा, तो उसने बोल दिया कि मैं 2100 रुपया दूंगा। तब फिर जाके जो हमारा जेएमएम है ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो पार्टी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपका हमारे दादाजी यानी कि अब हेमंत सोरेन का मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बोल दिया मैं 2500 दूंगा। तो ये जो है ना, ये प्रतिद्वंदता के कारण जो पार्टी की जो पॉलिटिक्स होती है, इससे पार्टी पॉलिटिक्स में क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, जो भी पॉलिसी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगला क्या होता है कि समाज और देश की सेवा की इच्छा रखने वाले राजनीतिकों को मोह भंग कर हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग केवल अपने ही प्रति सोचते हैं ना, तो जब ये एक से ज्यादा लोग आते हैं तो फिर जनता के बारे में सोचना होगा। और इसी बीच क्या होगा कि पार्टी जो है एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप लगाता है कि नहीं तुम गलत है, तुम सही है, ऐसे कई चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। तो जो गलत है वो क्या होगा कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, इससे प्रतिद्वंदता से कोई इसका मतलब नहीं है। बात करते आगे, भारत में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है, तो भारत में चुनाव 5 वर्षों के अंतराल में होता है। चाहे आप जो है एमपी का चुनाव का बात कर लो, चाहे आप एमएलए के चुनाव का बात कर लो, या आप मुखिया ग्राम पंचायत का चुनाव का बात कर लो, सभी चुनाव जो है 5 वर्षों के अंतराल में होता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति, देखिए अनुसूचित जाति का मतलब होता है एससी जाति के सीटों की संख्या कितनी है, तो 84। लोकसभा में जो एससी कैटेगरी है उनकी सीटों की संख्या 84 है। वहीं जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी सीटों की संख्या कितना है, 47। और कई बार पूछा जाता है यह भी कि आप ये बताइए लोकसभा चुनाव में एससी यानी कि अनुसूचित जाति प्लस एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति दोनों की सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना होगा 84 और 47 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 131। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए कितने 47 सीटें जो है आरक्षित की गई है। अब अगला एक प्रश्न है, चाहे आप ग्रामीण व शहरी का बात कर लो या स्थानीय निकाय का बात करो, उसमें महिलाओं का कितना % आरक्षण है, यानी कि उन सभी क्षेत्रों से महिलाएं ही भाग लेगी। तो याद रखिएगा 1/3, कितना 1/3 जो सीटें हो महिलाओं के लिए आरक्षण की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही का बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब ऐसा क्यों होगा मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले समझिएगा। पहला क्या है, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है, यानी कि सभी जितने भी लोग वयस्क हैं उनको एक अधिकार दिया गया कि आप चुनाव में भाग ले सकते हैं। जिनका भी 18 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र है वो वोट डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर मतदान के अधिकारों को लोगों को वंचित नहीं किया जाता। सभी धर्म समान है, सभी जाति के लोग समान है, सभी लिंग के लोग समान है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। अब अगला प्रश्न है कि जो चुनाव जो होती है पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया का बात किया जाए तो उसमें जो सबसे मेन होता है उसका काम होता है चुनाव आयोग। और जो चुनाव आयोग का जो सबसे मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है यानी कि हेड ऑफ इलेक्शन कमीशन का बात किया जाए तो उसका जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका चुनाव आयोग है उसका कुछ काम देखते हैं। पहला तो ये पार्टी को मान्यता देता है, कोई भी राजनीतिक दल को मान्यता देता है, उसका चुनाव चिन्ह देने का काम करता है, चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी करने का काम करता है, चुनाव के लिए जो है आपका कौन सही है कौन गलत है वो भी देखने का काम करता है। यानी कि चुनाव का सारा काम जो चुनाव आयोग के द्वारा होता है और इसको उतना ही वैल्यू प्राप्त है जितना न्यायपालिका का वैल्यू प्राप्त है। यानी कि जो जज होते हैं ना उनको जितना वैल्यू प्राप्त है उतना है, यानी कि निष्पक्ष है। तो अब देखिए यहाँ प्रश्न आता है कि चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता करके संहिता किसके द्वारा लागू की जाती है, तो ये चुनाव आयोग के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है आपका चुनाव आयोग के द्वारा जो है आचार संहिता लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में
मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं कि आपका जो चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष है ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो जो देश का राष्ट्रपति है ना उसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो संचालन है ना वो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, कि जो भी चुनाव की प्रक्रिया है वो चुनाव आयोग ही पूरा करने का काम करती है। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग किसके समान आजादी प्राप्त है? तो मैंने अभी बताया था न्यायपालिका के समान इसको आजादी प्राप्त है। आगे बात करते हैं, मतदाता सूची का निर्माण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो मतदाता सूची का भी निर्माण जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो उम्मीदवार बिना पार्टी के चिन्ह, देखो क्या है, जिनके पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं है और बिना पार्टी के समर्थन से चुनाव में भाग लेता है, उसको क्या बोलेंगे? तो ऐसे उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार बोलेंगे, जिनके पास ना ही अपना चुनाव चिन्ह है, यानी कि किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है और ना ही किसी पार्टी का उनको समर्थन मिला है, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? निर्दलीय उम्मीदवार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से कैसे संस्था है? जो चुनाव आयोग है ये निम्नलिखित में से कैसे संस्था है? तो याद रखिए कि संवैधानिक संस्था है जो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कई बार पूछा गया है कि लोकतंत्र में चुनाव का शर्त नहीं है, निम्नलिखित में से एक लोकतंत्र का चुनाव का क्या है? शर्त नहीं है। तो देखिए अब शर्त का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा कि हर व्यक्ति साक्षर हो। अगर चुनाव देने से साक्षर से कोई मतलब नहीं, आपके दादाजी देख लो, अगर वो पढ़े लिखे नहीं तो वोट डालने जाते हैं कि नहीं जाते? आपके दादी देख लो, है ना, तो साक्षरता से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर एक व्यक्ति को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है। एक शर्त है, चुनाव में विकल्प का भी होना एक शर्त है और चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष हो ये भी एक शर्त है, लेकिन हर व्यक्ति साक्षर हो ये कोई शर्त आपका नहीं है। अगला क्या है कि भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 18 वर्ष है। कितना वर्ष? 18 वर्ष ही बताए रखिएगा। अब अगला एक प्रश्न है कि जो चुनाव आयोग होता है उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, यानी कि कितने दिनों के लिए वो जो है चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा ये 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु से पहले तक होता है, यानी कि 65 वर्ष की आयु के बाद जो है रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला है, जब लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं, देखो स्वयं शासन मतलब खुद ही वो शासन व्यवस्था में भाग ले रहा है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे? तो जब लोग स्वयं भाग लेता है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। और जब क्या होता है कि इंडिविजुअली नहीं लेता है, इंडिविजुअली लेता है, डायरेक्ट नहीं लेता है, किसी के माध्यम से लेता है, उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलेंगे। अब एक प्रश्न पूछा गया है कि एक होता है बहु निर्वाचन क्षेत्र जिसमें एक से अधिक पार्टियां भाग लेंगी, एक होता है एकल निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक पार्टी जो है केवल एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, और एक दो क्या होता है द्विनिर्वाचन क्षेत्र जिसमें दो ही लोग भाग ले सकते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि एकल निर्वाचन क्षेत्र में एक क्षेत्र में कितने उम्मीदवार भाग ले सकते हैं? तो चूंकि एकल निर्वाचन क्षेत्र है इसमें केवल एक ही उम्मीदवार भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा सही हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र में फैसला किसके द्वारा लिया जाता है? तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि जनता द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा फैसला लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। अगला है कि चुनाव क्यों होता है, इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए सही नहीं का बात किया जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन बात करें कि आखिर चुनाव क्यों होता है, ये तो क्यों नहीं होने का बात है कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है, ये गलत है। तो भाई चुनाव होता क्यों है? तो चुनाव जो होता है ना, पहला क्या है कि चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है कि आखिर जो भी पार्टी जब चुनाव में भाग लेती है तो अपना अपना जो है घोषणा पत्र रखती है, उसके हिसाब से काम होता है। तो ये फैसला लेने का काम होता है। लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का काम करता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकल्प है और लोग चुनाव में अपनी पसंद की नीतियाँ बनाते हैं, यह भी एक बात सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि चुनाव से न्यायपालिका का मूल्यांकन करने का कोई मतलब आपका नहीं है। अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? देखिए सही कारण नहीं देता तो समझिएगा ऑप्शन नंबर एक जो है ना वो सही कारण नहीं देता, क्योंकि लिखा है कि भारत में दुनिया का सबसे कम जो है मतदाता है। तो कम हो ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं। अगर लोकतांत्रिक चुनाव होता है तो कारण क्या देता है कि भारत में चुनाव आयोग सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगला क्या है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की उम्र का है वो मतदान कर सकता है,
और जो हारने वाली जो पार्टियां हैं उसको जनादेश स्वीकार करना होगा कि तुमने गलत किया है, मैंने तुमको हराया है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला है लोकसभा में लोकसभा में कितनी सीटों पर सामान्य उम्मीदवार निर्वाचित हो सकते हैं। देखिए सामान्य उम्मीदवार क्या क्या बोला गया, निर्वाचित हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कुल सीटें हैं 543। अब निर्वाचित होने का जो है वो सामान्य रूप से जो है वो कितना है आपका, जो है आपका 412। अब इसमें अगर आप एससी और एसटी को घटा दो, साथ ही साथ आपका जो दो अंगाल जो है आपका एंग्लो इंडियन को घटा दो, तो जो सामान्य लोग आते हैं वो जो है आपके वो कितना 412 है। एसटी एससी और जो एंग्लो को हटा दिया जाए तो बात किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है आपका, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो देखिए लोकसभा में अगर कुल सीटों की संख्या बात किया जाए तो कितना आपका 543, कितना हो जाएगा आपका 543 सीटें हैं। बात करते हैं आगे। अगला है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कितना 250 से अधिक सीटें हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मैंने अभी बताया था। देखिए एससी कैटेगरी के लिए आपका हो गया 84 और एसटी कैटेगरी के लिए आपका हो गया 47। यानी कि देखोगे तो 4 और 7 11 के खाते में रहा कितना 1, 8 4 12 1 13 131, यानी कि 131 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। लोकसभा के कितने सीटों पर अंगाल इंडियन समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं। तो जो दिल्ली है ना, इसमें सबसे अधिक लोकसभा की सीटें। आप मुझे कमेंट बताओ कि दिल्ली में कितना लोकसभा की सीटें, आप मुझे कमेंट करके बताना। और सबसे कम जो है कहां पे, ये भी बात मुझे बताना। अगला प्रश्न, झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो अब याद रखिएगा झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, याद रख लीजिएगा। बात करते हैं आगे। अगला है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है। कितना साल का आदमी जो है वो न्यूनतम रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है। तो याद रखिएगा 25 वर्ष। क्यों, क्योंकि देखो लोकसभा चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितना है 25 वर्ष। तो जो भाग लेगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारी अधिकारी चुनावों में किसके आदेश का पालन करता है। यानी कि देखो जो भी सरकारी अधिकारी है, जैसे पुलिस हो गया है ना, जो भी टीचर लोग जाते हैं इलेक्शन करवाने के लिए, तो किसका आदेश मानते हैं। न्यायालय का, सरकार का, संसद का कि चुनाव आयोग का। तो ये सभी के सभी चुनाव आयोग का जो है बात मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी जो होगा सही होगा। किसे वोट देने का अधिकार नहीं, चूंकि मैंने अभी बताया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि जो पागल या मानसिक रूप से विकलांग हो, जो नाबालिग हो और जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ऐसे लोगों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगला क्या, भारत में निम्नलिखित में से किस कारणवश चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए पड़ती है पूरा है ना। तो याद रखिएगा सरकार, ऑप्शन के सरकार की आय में वृद्धि के लिए, अपने प्रतिनिधियों के चयन के लिए, सरकारी नौकरी में जाने के लिए। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चुनाव की आवश्यकता हमको पड़ता है। अगला क्या है, लोकतांत्रिक देशों में चुनावों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही नहीं है पूछा है। देखिए सही नहीं है पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन से क्या, अच्छे प्रतिनिधियों का चयन, सरकार को वैधानिक मान्यता, तानाशाही में वृद्धि और शासन में भागीदारी। देखिए सही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। लेकिन सही क्या है, अगर बात की जाए चुनाव के महत्व का, तो चुनाव होने से हम लोग अच्छे अच्छे प्रतिनिधियों को चुन पाते हैं, सरकार को वैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है और सभी लोगों का शासन में भागीदारी भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं है पूछा है। तो देखिए कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए पहला क्या, राष्ट्रपति का चुनाव करना, चुनाव आचार संहिता लागू करना, चुनाव कार्यों में लगे अधिकारियों पर नियंत्रण करना, चुनाव के समय पार्टियों का प्रचार करना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 42 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि चुनाव के समय पार्टियों का प्रचार करना नहीं। लेकिन देखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव भी जो है चुनाव आयोग के द्वारा होता है, चुनाव में आचार संहिता भी लागू करता है और उसके अधिकारियों का नियंत्रण करने का भी काम जो इनका होता है। अगला, लोकसभा में विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो 5 वर्षों के अंतराल में होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। अगला क्या है, उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार चुनाव प्रारंभ के कितने घंटों के पहले समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाता है। तो 44 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 48 घंटा। कितना होगा, 48 घंटा। अगला, लोकतंत्र शासन व्यवस्था वाले देशों के लिए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सभी लोगों को चुनाव लड़ने और मतदान करने का अधिकार है,
चुनाव में विकल्प होना चाहिए, नियमित अंतराल पर नियमित चुनाव हो, किसी एक पार्टी के लिए मतदान करने पर मजबूर करना चाहिए। तो यही बात आपका गलत है, बाकी सभी जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सत्ताधारी दल के लिए चुनाव जीतना बिल्कुल आसान है। अगला क्या है? भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त अधिकार है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जनता की भागीदारी आवश्यक है। भारत में होने वाले चुनाव में आम लोगों को जबरदस्त भागीदारी होती है। तो देखिए आपका जो 46 नंबर है ना, उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टी सत्ताधारी है वही जीतेगा, यहाँ पे ये गारंटी आपका नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनौती नहीं है पूछा है। तो देखिए रुपया पैसे के बल पर चुनाव जीतना, देखिए ये तो भाई कहीं ना कहीं जिसका ज्यादा पैसा जीत जाएगा तो निष्पक्ष तो हुआ नहीं। आपराधिक भूपृष्ठ वाले लोगों द्वारा चुनाव लड़ना, नियमित अंतराल पर चुनाव होना, राजनीतिक दलों पर पारिवारिक नियंत्रण होना। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि एक निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया का भाग नहीं है, यही बात बोला है ना। तो याद रखिएगा कि आपका नियमित अंतराल पर चुनाव होना ये नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे कि आप चुनाव में पैसे का उपयोग हो रहा है, जो बाहुबली सामर्थ्य वाले लोग होते हैं उनको चुनाव टिकट मिल जाता है। राजनीतिक में परिवार बात चलता है कि अगर किसी का बाप अगर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं चुनाव में MP MLA बना तो उसका बेटा भी बन जाता है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला है, चुनाव के समय चुनाव आयोग के किन भूमिकाओं से असहमति है, यानी कि हमें क्या नहीं कर चुनाव आयोग को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं वो। चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने के हस्तांतरण करना चाहिए, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो पाता, उनको हस्तक्षेप जो है करना नहीं चाहिए कि भाई अब कौन खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा, कभी भी चुनाव आयोग को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए फोटो, पहचान पत्र एवं अन्य निर्धारित पहचानों के आधार पर मतदान हो, यह बात होना चाहिए। चुनाव में सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग पर रोक लगा, यह भी काम होना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यह भी होता है। लेकिन चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार तय करने में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, यह बात आपका सही है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करने का आधार होता है, किस प्रकार से जो निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित करते हैं? तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर, सरकार की इच्छा के आधार पर, निर्वाचन आयोग की इच्छा के आधार पर, राजनीतिक दलों की इच्छा के आधार पर। तो जो भी जगह आपकी आरक्षण है उस आरक्षण का आधार क्या है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। अगला है, चुनाव में उम्मीदवारों को इनमें से कौन सा कार्य करने का छूट प्राप्त है? देखिए कार्य करने का छूट प्राप्त है, पहले देखते हैं। चुनाव प्रचार के लिए धर्मस्थलों का उपयोग करना नहीं, इसका तो भाई मना ही है। सरकारी वाहनों का उपयोग करना, यह भी मना है। विद्यालय के मैदान में सभा आयोजित करना। अगला क्या है कि चुनाव घोषणा के बाद बड़ी योजना का शिलान्यास करना। देखिए 50 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ना, चुनाव घोषणा के बाद आपने चुनाव कर लिया, मतलब चुनाव हो रहा है कि आप चुनाव होगा उस समय आप बड़े बड़े योजना लागू करते हो, ये काम नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो सकता है कि आप स्कूल के मैदान में चुनाव प्रसार कर सकते हो। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है पूछा है? उल्लंघन आपका नहीं है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है कि एक उम्मीदवार ने वादा किया कि उनके चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलाएगा, और बाकी जब चीजें हैं ना वो गलत है, ठीक है ना। कि किसी उम्मीदवार के समर्थक द्वारा जुंगी बस्ती में वोट के लिए कमल बांटा गया है ना, उम्मीदवार द्वारा जो है एक मंदिर के पक्ष में वोट देने का बात किया गया, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल किया गया, सब गलत चीज़ है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र स्तर पर भारत की सरकार को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्या आपका राष्ट्र स्तर पर, तो राष्ट्र स्तर पर केंद्र सरकार या आपका संघ सरकार हम लोग बोलते हैं, राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और स्थानीय स्तर पर या तो पंचायत सरकार या तो नगर पालिका की सरकार हम लोग बोला करते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। बात करते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जनजाति आयोग का गठन कब किया था? दूसरी पिछड़ी जनजाति आयोग का जो है गठन कब किया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका भी, यानी कि 1979 में जो है आपका दूसरी पिछड़ी जनजाति का गठन किया था। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का गठन, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था? आपका यह प्रश्न है कि दूसरा पिछड़ा जाति का आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बीबी मंडल था, ये बात रख लीजिएगा। अगला, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग को किस और नाम से जाना जाता है? तो इसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। तो क्या होगा? 4 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग ने सरकारी
नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया है, यानी कि आरक्षण देने का सिफारिश किया है। तो याद रखिएगा 5 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, 27%। कितना हो जाएगा, 27%। अगला प्रश्न है 1990 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनी थी। किस पार्टी का सरकार बना था, तो जनता दल का सरकार बना था। याद रखिएगा पहला गैर कांग्रेसी जो है आपका लोग जो है चुनाव में जीते थे। 1790 ईस्वी के लोकसभा चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी, बीपी सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीपी सिंह जो इसका सही हो जाएगा। अगला इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार का मामला किससे संबंधित है, तो 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के संबंध से। अगला क्या है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने संबंधित भारत सरकार के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ठहराया था, तो इसे वैध ठहराया था। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही हो जाएगा। 9 का क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि कहाँ बैठते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि जो है आपके कहाँ बैठते हैं, यह प्रश्न है। और ये प्रश्न होगा कि संसद में वो बैठने का काम करते हैं, कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा के जो लोग जीत के जाते हैं वो संसद में बैठने का काम करते हैं। राज्य या प्रांत स्तर में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा को क्या कहा जाता है, तो जो देखिए प्रांतीय स्तर पर जो जीतते हैं ना उन्हें क्या बोला गया, तो उनको हम लोग बोलते हैं आपका विधानसभा। क्या बोलते हैं आपका, विधानसभा। क्या बोलेंगे आपका, 11 का क्या हो जाएगा आपका, विधानसभा। और जो आपका राज्य जो देश स्तर पर होता है उस संघ स्तर पर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोकसभा। अगला है कानून बनाने या विधि निर्माण करने का कार्य किसके पास है, तो कानून बनाने का और विधि निर्माण करने का जो है बात वो विधायक के पास है। अगला प्रश्न है आपका कि सरकार की नीतियों को कार्य रूप या लागू करने का कार्य किसको होता है, तो देखिए सरकार के नीतियों को जो है लागू करने का काम कार्यपालिका का होता है और उसका देखरेख करने का काम न्यायपालिका को होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला है कानून की समीक्षा और रक्षा करती है। कानून की समीक्षा और रक्षा करने का काम जो न्यायपालिका को है, ये बात याद रख लीजिएगा। अगला संसद क्या कार्य कर सकती है, नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नया कानून बना सकती है। यह सभी काम कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही होगा। भारतीय संसद का अंग है, भारतीय संसद का 3 अंग है, याद रखिएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे देश के संसद के कितने सदन हैं, तो हमारे देश का जो संसद है उसका कितना सदन है, उसका 2 सदन है। अब 2 सदन क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, याद रख लीजिएगा। अगला है संसद के दोनों सदनों का नाम क्या है, तो संसद के दोनों सदनों का अगर नाम का बात किया जाए तो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अगला है संसद के फैसले किसकी मंजूरी के बाद लागू होता है, तो राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा।